ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधाकांत भगवान की जय। संस्कार शाला बच्चों में संस्कार डालने का एक अभिनव प्रयास। प्रत्येक सनातनी में सनातन धर्म के बारे में, इस जीवन शैली के बारे में एक जनरल नॉलेज देने का अभिनव प्रयास। समर वेकेशंस में लोग अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, कोई म्यूज़िक सीखता है, कोई गेम सीखता है, सब कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म के बारे में ज्ञान पालें। इससे बढ़िया समर वेकेशन में हम कुछ अर्न नहीं कर सकते। इससे बढ़िया दुनिया में कोई नॉलेज हमें कोई दे नहीं सकता है। मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम और आप डिस्कस करें और सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं कि हमारी पीढ़ी भटक रही है, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, हमारी बातें नहीं मानते, हमें सर्व नहीं करते, हमारी बातों को फॉलो नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी सेवा नहीं करते, आदि आदि जो भी है। इन सब परेशानियों की जड़ ये है कि हमने कभी उन्हें धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं की। आप कहेंगे धर्म से जोड़ने से क्या होता? क्या वो हमारी बात मानने लग जाते? क्या वो हमारी सेवा करने लग जाते? बिल्कुल करने लग जाते। ध्रियते माने धारण करते हैं। अधः पतनम, जो व्यक्ति नीचे गिर रहा है उसको धारण कर जो करे उसे धर्म कहते हैं। जिस व्यक्ति का पतन हो रहा है उसको धारण करने वाला, उसको रोकने वाला, बचाने वाला, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधकर आपको रखे, बताए कि आपके लिए ठीक है क्या गलत है, उसे हम धर्म कहते हैं। आज हम संस्कार शाला में 7th एपिसोड में 7th चैप्टर में एंटर हो रहे हैं और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, वेज वर्सेस नॉन वेज। अगर मेरी कोई बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहीं लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। प्रश्न ये है कि आहार सब कुछ कर सकता है, क्या आहार से सब कुछ संभव है? आहार शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा? निश्चित रूप से सर्टेनली मैं कहता हूँ, अगर आहार शुद्ध हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि व्यक्ति में एक ड्रामेटिक चेंज आ जाता है, ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। 70 to 80% उसके पूरी लाइफ स्टाइल में, उसकी सोच में, उसके विचारों में, उसके एक्शंस में, उसके कस्टम्स में, सब जगह चेंज आने वाला है। अगर वो अच्छा खा रहा है, मैं शाकाहार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा खाना है। अगर आपको आदि मानव बनना है तो बन सकते हैं। मैं पढ़ रहा था नेट पर, लोग क्या कहते हैं, कोरा पर जाकर मैंने पढ़ा तो बहुत से लोग कह रहे थे, फॉरेनर्स लोग कह रहे थे कि इंसान हमेशा से मांस खाता आया, ये इसका स्वाभाविक फूड है। नहीं, आदि मानव खाता चला आया, हम और आप नहीं। उस समय जब उसको पकाना नहीं आता था वो रॉ मीट खाता था, पकाना आया उसने कुक करके खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसको सब्जी उगाना, फ्रूट्स उगाना, ये सब समझ आई तो उसने ये सब खाना छोड़ दिया। लेकिन पशुओं में क्योंकि समझ नहीं है,
जिन एनिमल्स में समझ नहीं है वो आज भी वही खाते हैं। भगवान ने शाकाहारी एनिमल्स भी अलग बनाए, पशु, और मांसाहारी भी अलग अलग बनाए। हम उसको कंपेयर करेंगे, शाकाहारी कौन होता है, मांसाहारी कौन होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा, आप जुड़े रहिए। शाकाहारी और मांसाहारी की बॉडीज़ में, उनकी सोच में क्या अंतर भगवान ने बनाया है। हम कैसे समझें कि हम जन्मजात वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी। सबसे पहले जो 2 दिन से टॉपिक रुक रहा है मैं उस पर बात करूं। एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए मांसाहार ठीक है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं इससे क्या अंतर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या अंतर पड़ेगा, नेचर पर क्या अंतर पड़ेगा, ओजोन पर क्या अंतर पड़ेगा। ओजोन लेयर पर क्या अंतर पड़ता है मैं आपको बताता हूं। अगर एक वैज्ञानिक ने तो ये कहा कि अगर कोई मांसाहारी है तो उसको पर्यावरण की बात करना शोभा नहीं देता, उसको राइट नहीं है कि वो पर्यावरण की नेचर के बारे में कुछ कहे अगर वो मांसाहारी है तो, क्योंकि वो खुद ही पर्यावरण के लिए नुकसान कर रहा है मांसाहार करके। मैं आपको तर्क देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एजेंसी UNEAP वो क्या कहती है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर फुटप्रिंट के हिसाब से देखें, वाटर फुटप्रिंट और अर्थ फुटप्रिंट के हिसाब से अगर हम देखें, तो उसका कहना यह है बीफ इज द मीट में भी मैं एक बात करूंगा बीफ की। गाय हमारे यहाँ सबसे पूज्य क्यों कही गई है। मांस खाना जो अपराध बताया है, जो गलत बताया है, उसमें भी बीफ खाना माने गौ मांस की बात। मैं अब देखिए, क्योंकि व्यासपीठ पर नहीं हूँ अगर मैं शुद्ध शब्दों में बात नहीं करूँगा, क्लियर वे में बात नहीं करूँगा, तो शायद मैं नई पीढ़ी को जो मैसेज देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊँगा। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, वाटर फुटप्रिंट और अर्थ फुटप्रिंट के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो बीफ इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। किसके लिए ग्रेटेस्ट थ्रेट है, किसके लिए, ह्यूमैनिटी की फूड सिक्योरिटी के लिए। बीफ इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो मांस में भी गौ मांस है, बीफ है। भारत में भी बहुत से लोग जो हिंदू हैं, सनातनी कहते हैं अपने को, अपने धर्म के आगे, रिलीजन के आगे हिंदू बड़े गर्व से लिख देते हैं, वो भी जो गाय हमारी माँ है उस माँ का मांस खाने में भी हेजिटेशन नहीं होती उन्हें, कोई संकोच नहीं होता उन्हें। और मुझे बड़ा कष्ट है ऐसे लोगों पर, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोग जरा सुने मेरी बात को जरूर। ये UNEP की रिपोर्ट ये कहती है कि मांस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम बात करें, आपको एक कंपेयर करते हैं, सुनिएगा ये डाटा। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से मैं डाटा दे रहा हूँ। अब ये तो रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती ना। 1 किलो किसी भी फूड के लिए कितना पानी चाहिए और 1 किलो किसी भी फूड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितने किलोवाट एनर्जी चाहिए, इसकी बात करते हैं। अगर हम सलाद की बात करें, सैलेड, तो सैलेड के लिए 130 लीटर, क्योंकि लीटर में बात करूंगा सारी पानी की, 130 लीटर पानी चाहिए। और
एनर्जी कितनी चाहिए? 2 किलोवाट घंटे, 2 किलोवाट आवर्स, 2 किलोवाट घंटे की एनर्जी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगा। हाँ, आपको लगेगा 130 लीटर पानी भी कैसे लगेगा? ज़रा सर्च कीजिएगा। 1 किलो सलाद के लिए इतना पानी लग जाता है। हम अगर आगे बढ़ें, आलू के लिए बात करें तो 250 लीटर पानी 1 किलो आलू उगाने में लगता है और 3 किलोवाट आवर्स, 3 किलोवाट घंटे की एनर्जी लगेगी। एप्पल फ़ोन नहीं, आईफोन नहीं, एप्पल मैकबुक नहीं, एप्पल माने सेब। सेब के लिए अगर हम बात करें तो 700 लीटर, 700 लीटर पानी चाहिए और 4 किलोवाट घंटे की एनर्जी कंज्यूम होगी, लगेगी। और आगे बढ़ें। अब हम यहाँ तक तो शाकाहारी भोजन की बात कर ली हमने, सैलेड, सब्जियाँ खाइए। हमने फ्रूट्स की बात कर ली, है ना, सैलेड, आलू और एप्पल, फ्रूट्स की बात हो गई। ये हो गया शाकाहारी भोजन। अब हम आते हैं मांसाहारी भोजन पर, नॉन वेजिटेरियन फूड। अब आप देखिएगा कि दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि अगर कभी भी कोई तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, अगर कभी भी परहैप्स कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई, तो वो किसके लिए होगी? पानी के लिए होगी। किसके लिए होगी? पानी के लिए होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। और हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं? 1 किलो सैलेड के लिए 130 लीटर, आलू के लिए 250 लीटर्स, सेब के लिए 700 लीटर्स। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड में चले जाते हैं तो वही पानी 1 किलो अंडे जितने में आए उसके लिए 3300 लीटर पानी चाहिए। कितना चाहिए? 3300 लीटर्स पानी, जितने में 1 किलो अंडे का जो आप भोजन बनाते हो, जो भी बनाते हो, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। और एनर्जी कितनी लगेगी? 8 किलोवाट आवर्स, 8 किलोवाट घंटे की एनर्जी लगने वाली है। 8 किलोवाट घंटे, कितना गुना हो गया? सैलेड से देखिए तो सैलेड से 22 गुना लगभग हो गया, 22 गुने से भी ज़्यादा। ज़रा विचार करिए, 22 गुना भी नहीं, अगर आप ध्यान दो तो ये 26.5 गुना लगभग हो गया। अगर आप और आगे बढ़े तो चिकन में 3900 लीटर पानी चाहिए 1 केजी चिकन के लिए। 3900 लीटर पानी और एनर्जी कितनी लगेगी? 9 किलोवाट घंटे। बढ़ता जाएगा अब दायरा। अब अगर आगे पोर्क में जाएंगे, पोर्क माने सूअर का। अब देखो, बोलना तो पड़ेगा, अगर इस बिल्कुल क्लियर वे में नहीं बोलेंगे तो जो बड़े बूढ़े हैं, जो लोग पोर्क नहीं जानते, वो कैसे बच्चों को समझाएंगे? ये बताइएगा, डाटा बताना ही पड़ेगा आपको। 4900 लीटर पानी लगता है 1 किलो पोर्क के लिए। 10 किलोवाट घंटे की एनर्जी लगेगी और सबसे ज़्यादा अगर कहीं लगती है तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। इतना पानी? हाँ, टैंकर भर के पानी लगता है, टैंकर भर के। और टैंकर से भी ज़्यादा पानी लगेगा, टैंकर से भी ज़्यादा पानी। 15,500 लीटर पानी लगता है 1 किलो गौ मांस के लिए, माने बीफ के लिए। आप कहेंगे महाराज जी हमको ये आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, गौ मांस। अरे देख रहे हैं और हम चुप हैं, वो अच्छा लग रहा है? गलत हो रहा है वो देख रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है? अपने बच्चे हमसे जब तर्क करते हैं और हमारे बच्चे जब उल्टा सीधा खाते हैं, या उनका फ्रेंड सर्कल में जब इस तरह के खाने वाले लोग आ जाते हैं और उनसे भी दोस्ती हो जाती है, जो बीफ खा रहे हैं उससे भी दोस्ती हो जाती है, जरा विचार करिए ना, वो अच्छा लगता है कि हमको?
15,500 लीटर पानी चाहिए 1 kg बीफ के लिए। 15,500 लीटर्स, इतना वाटर चाहिए। और एनर्जी ये भी फ्यूज उड़ाने वाली है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। 69 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी। 69 किलोवाट घंटे की एनर्जी चाहिए 1 kg बीफ के लिए। कितना बड़ा अंतर आ गया। सैलेड से अंतर करिए, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। लगभग आप जाएंगे तो 550 गुना से ज़्यादा। इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया सज्जनों। 550 गुना से ज़्यादा, 535 गुना के लगभग। सलाद से अगर आप तुलना करें तो इतना पानी लगता है, तो इतनी एनर्जी लगती है और इतना पानी लगेगा। 15,500 माने अगर उससे तुलना करें, पानी की हम तुलना करें तो 110 गुना से ज़्यादा पानी लग रहा है। 110 गुना से ज़्यादा, हाँ 550 नहीं, 110 गुना से ज़्यादा पानी लग रहा है। लगभग 120 गुना, 119 गुना पानी लगा, 119 गुना। और एनर्जी में अगर हम तुलना करें तो लगभग 34.5 टाइम्स, 34.5 गुना एनर्जी लगी, इतने किलोवाट घंटे की। अब आप बताइए, इसके बाद भी आप कहते हैं हम नेचर को मानते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी हो, हम मानते हैं पर्यावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अपना बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए हमको, दुनिया अच्छी चाहिए, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं चाहिए। ये वाटर पॉल्यूशन कौन कर रहा है? ये पानी की सबसे बड़ी कमी कौन कर रहा है? ये एनर्जी जब कंज्यूम हो रही है तो इससे क्या निकल रही है? इससे कार्बन निकल रहे हैं, CO2 निकल रही है, इससे तरह तरह की गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है? ओजोन की जो लेयर है वो खत्म हो रही है, वो घिस रही है, उसमें छेद हो रहा है। अगर आप मांस खाते हैं तो आप पर्यावरण को मिटा रहे हैं, आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात तो ये देख लीजिए कि जब पशुओं को काटा जाता है, उनका खून जब जाता है ना पानी में, तो वो पानी, यहाँ से आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अलीगढ़ के आसपास चले जाइए गोपाल जी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो नालों में पानी जाता है ना, वो इन मीट फैक्ट्रीज का जो खून है, वो जिन नालों में जाता है, वो पानी जिसमें ब्लड मिला होता है जानवरों का, पूरी तरह आधा ब्लड आधा पानी, इतना खून होता है। उसी पानी से सब्जियों की सिंचाई होती है जो आपके हमारे घर में आ रही हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, आप जाके देख लो अलीगढ़ के आगे, वो ब्लड कहाँ जाता है? जानवर जब काटे जाते हैं तो खून कहीं जाता है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद भी पर्यावरण अच्छा रहेगा। जब वो पशु काटे जाते हैं, उनका ब्लड जो है वो नदियों में बहा दिया जाता है, ब्लड इतना होता है। नाले से भी नदी में जाएंगी ना, नाली से नदी में जाएगा ना वो ब्लड। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वो जमीन के अंदर जा रहा है तो ये अर्थ के लिए हार्मफुल है कि नहीं? ये सॉइल के लिए हार्मफुल है कि नहीं? जमीन के लिए, भूमि के लिए हार्मफुल है कि नहीं है? अगर नहीं लगता है तो आपकी मर्जी। इसके बाद भी खाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर ये मत कहना कि मदर अर्थ की हमको चिंता है, माँ की हमको चिंता है, पृथ्वी की हम चिंता करते हैं, पर्यावरण की हम चिंता करते हैं, दुनिया स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। नहीं, आप पर्यावरण को साफ कर रहे हैं,
साफ करने का मतलब सफाई नहीं, आप मिटा रहे हैं। और उसके बाद आप अपने को नेचर को पूजने वाला कहते नहीं। कल हमसे किसी ने कहा कि कभी कभी वेदों का भी एक आध उदाहरण दीजिए, क्या वेदों में मांसाहार के लिए कुछ कहा गया है? क्योंकि हमें तो गलत सिखाया जाता है कि वेदों में और पुराणों में मांसाहार के लिए मनाही नहीं है। अब ये टॉपिक जो चल रहा है, मैं उस टॉपिक पर ही बात करूंगा। आपको 2 मंत्र सुनाता हूं अथर्ववेद के। साइंटिस्ट तो आज प्रूव कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो आज कह रही है, यूएनईपी की रिपोर्ट तो आज कह रही है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एजेंसी की रिपोर्ट तो आज कह रही है। अथर्ववेद तो कब से कह रहा है, लाखों वर्ष पहले से अथर्ववेद का उद्घोष है कि मांसाहार का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुनिएगा। ओम अग्निरेनं ग्रव्यात् पृथिव्यानुदताम् ओदोषतो वायुरन्तरिक्षान् महतो वरिम्णः। क्या कहा गया इसमें? अग्निरेनं क्रव्यात् पृथिव्यानुदताम्, मांसाहार पृथ्वी को जला देता है, पृथ्वी को जला डालता है मांसाहार। और वायु जो हवा है ये भयंकर रूप धारण कर लेती है। जल जो है, पानी है, ये भयंकर रूप धारण कर लेता है। सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है, सॉइल पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीनों तरह से पृथ्वी के लिए, वायु के लिए, जल के लिए भयंकर है, भयंकर खतरा है ये मांसाहार, ये अथर्ववेद कहता है। तो अब हमने वेदों के हिसाब से भी सुन लिया, क्योंकि हमें तो कम्युनिस्ट लोग ये समझाते आए, मांसाहारी लोग ये सिखाते आए कि नहीं नहीं, वेदों में तो मांसाहार के लिए बहुत बड़ाई की गई है। पहले के लोग मांसाहार करते थे, हमको तो यही पढ़ाया गया और यही सिखाया गया। अब हमने क्या सुना, मांसाहार की तो वेदों में निंदा की गई है। क्या इतनी ही है? नहीं, आगे की बात करते हैं। दूसरा मंत्र, ओम सूर्य एवं दिवः प्रणुदताम न्योखतु। क्या मांसाहार से, नॉन वेजिटेरियन फूड से सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है और वो पृथ्वी को जलाता है? इसको किस तरह समझे हम? सूर्य का टेम्परेचर कैसे बढ़ा जो पृथ्वी को जलाएगा? बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गई होगी। ओजोन में छेद हो रहा है ना, होल हो रहा है ना, हम देख रहे हैं ना। और ओजोन में छेद होने का मतलब क्या है? ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारे वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है सूर्य और हमारे बीच में, सूर्य से इतनी गर्मी निकलती है कि अगर ओजोन नहीं हो तो पृथ्वी जल जाए, आग लग जाए, सब जगह कुछ नहीं बचेगा। ये ओजोन हमारी सेफ्टी लेयर है। और पॉल्यूशन से क्या हुआ, उस ओजोन में छेद हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगा, जिसको आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सेमिनार करने वाले, कॉन्फ्रेंसेस करने वाले और उस पर बड़ी चिंता जताने वाले जब खाते हैं तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब में नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। अरे तुम क्या चिंता करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है, वेदों को मत मानो ना। यूएन कह रहा है, ऑक्सफोर्ड कह रहा है, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ट्रिनिटी कह रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव कर रहे हैं। यूएस की रिसर्च कह रही है, यूके की रिसर्च कह रही है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसको
बचा लो। अगर ओजोन को बचाना है तो सबसे बड़ी बात है नॉन वेजिटेरियन फूड को आज ही बंद करना पड़ेगा आपको। और आप ये मत सोचो कि दुनिया क्या करेगी, दुनिया अभी तो खा रही है, हम क्या अकेले ही खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे हमारे बंद करने से क्या होगा, आपके बंद करने से भी 0.000000001% तो अंतर पड़ेगा ना। आप भी भागीदार हैं कि नहीं। अगर चोरी होती है और उसमें करोड़ रुपए की चोरी हुई, अगर 1 रुपए के भी आप भागीदार हैं तो आप भी भागीदार हैं कि नहीं उस चोरी में, बोलो। चोरी का पैसा आपके पास आया कि नहीं आया, आया ना। परसेंटेज तो कुछ मिला, लेकिन आपको मिला ना। तो किसी भी तरह से आप ओजोन में छेद करने में, आप मदर अर्थ को बर्बाद करने में, नेचर को बिगाड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं ना, लेकिन उसका कष्ट तो सब भोग रहे हैं ना। हम शाकाहारी लोगों का क्या, खा गलत आप रहे हैं। और टेम्परेचर दुनिया में बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आप जानते हैं ना, दुनिया के ज़्यादातर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने लग गई है, अलास्का में बर्फ पिघल रही है। और उसका परिणाम क्या है पता है ना, ये सब उसका परिणाम क्या है। ये बर्फ पिघल के कहाँ जाती है, समुद्र में। उससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जिस तरह ये बढ़ रहा है, अगले 50 साल में बढ़ते बढ़ते ये 1.5 फीट और बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और अगले 50 साल में मुंबई जैसा शहर भी खत्म हो जाएगा, शंघाई जैसा बड़ा शहर भी खत्म हो जाने वाला है। दुनिया के मैप में दिखाई नहीं देंगे शहर, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दुनिया के 8 देश पूरी तरह से दुनिया के मैप से, नक्शे से मिट जाने वाले हैं। इसका दोषी कौन है गोपाल जी, दोषी कौन है? जो कॉन्फ्रेंस करके चिंता कर रहा है और फिर सब तरह का मांस भी खा रहा है और बड़ी चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। गलती आपकी है, सुधारिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत देर नहीं हुई है, सुधारा जा सकता है। सुधारना चाहो तो हमेशा सवेरा है, ध्यान रखिए। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वेदों के हिसाब से भी आपको बताया हमने, और एक डाटा भी दिया आपको, कितना पानी लगता है, कितनी एनर्जी खर्च होती है 1 किलो फूड उगाने में या फूड को पैदा करने में। ये डाटा शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए देखते हैं तो कहते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चर्चा हो रही है। क्या आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं? हम जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरे दिन में, उसका 10% टाइम देना है केवल इसमें। जितना वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% देना है। और गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन में भी अगर बच्चों को हम ये पाठ नहीं पढ़ा पाए, ये सब नहीं सिखा पाए, तो क्या करेंगे। ये 4 दिन की बात तो सिखा दीजिए, क्योंकि कल भी हम यही टॉपिक रखेंगे, वेज वर्सेस नॉन वेज। ये टॉपिक लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है महाराज जी, इस पर ज़रूर 2-4 दिन अभी बोलिए, क्योंकि हमारे बच्चों को हम जब सुना रहे हैं तो उनकी आंखें भी खुल रही हैं, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन और समझाना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ज़्यादा समझाना है। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने घर में मोबाइल में मत देखिए, टीवी मत लगाइए। अगर टीवी आपके स्मार्ट टीवी है तो आप अपने घर में टीवी पर लगाइए, सबको बैठाइए और बैठकर सब लोग साथ में सुनिए। और बच्चे क्या कहते हैं फिर वो मुझे बताइए। अगर उसके बाद भी बच्चे कहते हैं विटामिन डी, विटामिन B12 इनकी कमी हो रही है, ओमेगा की कमी हो रही है, तो मुझे ज़रा बताइएगा। उसका भी मेरे पास समाधान है, सारी बातें मैं करने वाला हूँ, सब डाटा लेके बैठा हूँ।
प्रोटीन की बात तो आपसे की, अभी B12 की भी करने वाला हूँ, ओमेगा की भी करने वाला हूँ, ओमेगा 3 की, सब बातें करने वाला हूँ। चिंता मत करिए, अपना पक्ष मजबूत है, बढ़िया ढंग से बात करेंगे। लेकिन बच्चों को आप स्मार्ट टीवी पर दिखाइए और बच्चों के मोबाइल फ़ोन में भी, स्मार्टफोन में भी दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो भी स्प्रेड करें, अपने दोस्तों को बच्चे शेयर करें। बच्चों से मैं कहूँगा, अगर आप देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्या पता हमारी इस चर्चा से एक व्यक्ति भी सुधर गया तो मैं मानूंगा मेरा 15-20 दिन चर्चा करना सार्थक हो गया। अगर एक व्यक्ति में भी सुधार आ गया, आज की चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। घड़ी मुझे परमिट नहीं कर रही आगे बढ़ने के लिए। श्री राधा कांत भगवान की जय।